2 साल पहले एक अनजान जेनेटिक म्यूटेशन दुनिया भर में फैलने लगा, जिसने कुछ लोगों को अलग अलग जानवरों में बदलना शुरू कर दिया। एक पिता और उसका बेटा कार में बैठे हैं, बेटे के पास उसका कुत्ता भी है। वे चिप्स का एक पैकेट शेयर कर रहे हैं, लेकिन पिता अपने बेटे को चेतावनी देता है कि वह यह जंक फूड न खाए और न ही कुत्ते को दे। पिता की बात न मानते हुए लड़का चिप्स खा लेता है। ट्रैफिक में फंसे होने और इस ट्रिप पर जबरदस्ती घसीटे जाने से परेशान वे अचानक एक कार के हॉर्न की आवाज सुनते हैं। लड़का बाहर निकलकर देखने का फैसला करता है। पिता अपने बेटे के बिहेवियर से नाराज होकर उसे वापस कार में बैठाने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर आगे एक वैन के आसपास हंगामा होता है। अंदर से लड़ाई की आवाजें आती हैं और अचानक वैन के दरवाजे खुल जाते हैं। एक अजीब सा जीव बाहर कूदता है। एक इंसान जैसा शरीर, लेकिन उसकी बाजुओं पर पंख हैं। कई लोग उस जीव बस वैन में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। हैरान पिता और बेटा अपनी कार के पीछे छिप जाते हैं और डर के मारे उस जीव को देखते हैं। वह एक पक्षी जैसा इंसान है, जिसके हाथों की जगह पंख हैं और पैर पक्षी जैसे। चीख मारते हुए वह जीव उनकी कार के ऊपर से छलांग लगाकर गायब हो जाता है। घबराए हुए पिता और बेटा जल्दी से कार में वापस आ जाते हैं। जब वे क्लिनिक पहुंचते हैं तो पिता डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अच्छी खबर सुनाती है, एमिलिया की हालत में काफी सुधार हुआ है। उसे पिछले 3 हफ्तों से कोई दौरा नहीं पड़ा है, जो दिखाता है कि इलाज काम कर रहा है। डॉक्टर एक और बात बताती है, दक्षिण में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर समय से पहले खुल रहा है और अमीलिया को मई तक वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। पिता खुशी से झूम उठता है और डॉक्टर को बताता है कि उसने पहले ही पास में एक घर और अपने बेटे माइल्स के लिए स्कूल ढूंढ लिया है। हालांकि माइल्स को यह बात पसंद नहीं आती। वह गुस्से में अपने पिता को याद दिलाता है कि उसने ऐसे फैसले उससे बात किए बिना नहीं लेने का वादा किया था। पिता उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह कदम सबके लिए बेहतर होगा। माइल्स डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और सीधे पूछता है कि क्या सेंटर उसकी मां को पूरी तरह ठीक कर सकता है? क्या वह कभी नॉर्मल हो पाएगी? डॉक्टर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहती है कि म्यूटेशन एक नई और जटिल घटना है, जिसे वैज्ञानिक अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। माइल्स की नाराजगी को भांपते हुए वह विषय बदल देती है और सुझाव देती है कि वे अमीलिया से मिलने अस्पताल के कमरे में चलें। अपनी पत्नी से बात करता है, जबकि माइल्स एक पर्दे के पीछे खड़ा रहता है और दीवार पर पंजों के निशान देखता है, उसके बदलाव का सबूत। पिता उसे हेलो कहने के लिए बुलाता है, लेकिन माइल्स मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी मां अब समझ भी नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। पिता अपने बेटे के पास जाता है और उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभी भी उसकी मां है। मजबूरन माइल्स एक झूठी मुस्कान के साथ उस जीव के पास जाता है, जो अब उसकी मां बन चुकी है। सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद माइल्स और उसका पिता दक्षिण की ओर चले जाते हैं। नए शहर में पहुंचकर फ्रैंकलिन अपने बेटे को रिहैबिलिटेशन सेंटर दिखाता है और फिर उन्हें उनके नए घर ले जाता है। अगले दिन माइल्स अपने नए स्कूल में दाखिला लेता है, जहां वह अपने दोस्तों से मिलता है। एक लड़की नैन्सी उससे पूछती है कि उसने साल के इतने देर से ट्रांसफर क्यों किया और उसके माता पिता कहाँ हैं। माइल्स हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि उन्हें उसके पिता की नौकरी की वजह से शहर छोड़ना पड़ा और उसकी मां का निधन हो गया है। नैन्सी को एहसास होता है कि उसने एक संवेदनशील मुद्दे को छू दिया है और वह तुरंत माफी मांगती है। वह बताती है कि उसे ADHD है, जिसकी वजह से वह कभी कभी बिना सोचे बोल देती है। स्कूल के बाद माइल्स अपने पिता से मिलने के लिए साइकिल चलाता है। फ्रैंकलिन ने एक स्थानीय कैफे में नौकरी शुरू कर दी है। वहां माइल्स कैफे के मालिक और एक कर्मचारी नीमा से मिलता है। बातचीत के दौरान कैफे का मालिक नए रिहैबिलिटेशन सेंटर के प्रति अपनी नफरत है और उसे राक्षसों के लिए जगह बताता है, जो उनके शहर में नहीं होनी चाहिए। माइल्स के चेहरे पर बेचैनी देखकर नीमा उसे आश्वस्त करती है कि डरने की कोई बात नहीं है। उनकी बातचीत अचानक एक तेज हवा के झोंके से टूट जाती है, जो बाहर के टेरेस पर लगे छातों को गिरा देती है। माइल्स पानी के करीब जाता है और आसमान की ओर देखता है, जहां काले बादल एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हैं। उस रात बिजली की गड़गड़ाहट के बीच माइल्स अपने पिता को बिजली ऑफ करने की कोशिश करते हुए सुनता है। तूफान ने बिजली गुल कर दी है। माइल्स अपने पिता के पास जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। एक चमकती बिजली की कौंध में वह खिड़की के बाहर एक म्यूटेटेड इंसानी आकृति को देखता है। अगले ही पल फ्रैंकलिन बिजली ऑफ कर देता है। अगली सुबह पिता और बेटा अपने टेरेस से गिरी हुई टहनियों को साफ करते हैं। काम करते हुए फ्रैंकलिन को एक चिंताजनक फोन आता है। बिना देर किए वह माइल्स को लेकर सड़क पर निकल पड़ता है।
रास्ते में उन्हें हाईवे का एक ब्लॉक सेक्शन दिखाई देता है जहां लोग और उपकरण जमा हैं। फ्रैंकलिन कार पार्क करता है और माइल्स को खींचते हुए घटनास्थल की ओर बढ़ता है। उसकी चिल्लाहट सार्जेंट जूलिया इसरो का ध्यान खींचती है, जो उनके पास आती है। वह फ्रैंकलिन को बताती है कि तूफान के दौरान रिहैबिलिटेशन सेंटर जा रही एक वैन नदी में गिर गई है। वह एमिलिया की डिटेल्स मांगती है ताकि खोज में मदद की जा सके और उसे आश्वासन देती है कि किसी भी अपडेट की सूचना तुरंत दी जाएगी। उस शाम फ्रैंकलिन नदी के किनारे जाकर भी वहीं डेरा डाल लेता है। वह आसपास की टहनियों पर अपने कपड़े लटकाता है, उम्मीद करता है कि अगर अमीलिया जिंदा है तो उनकी गंध को पहचान कर वो उन तक पहुंच जाएगी। माइल्स इस कोशिश को व्यर्थ मानते हुए हिस्सा नहीं लेता। अगली सुबह नींद से थका हुआ माइल्स स्कूल जाता है। जिम क्लास के दौरान वह बिना कुछ किए मैदान में खड़ा रहता है। टीचर उसे एक टीम में शामिल कर देता है। टग ऑन वॉर मैच शुरू होता है और माइल्स अचानक अपनी ताकत दिखाते हुए पूरी टीम को अकेले ही हरा देता है। उसके एक सहपाठी ने उसे शुक्रवार को एक पार्टी में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन माइल्स ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर माइल्स बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। वह अपने नाखून के नीचे कुछ अजीब सा महसूस करता है। दर्द में वह ट्वीजर से उसे निकालता है एक पंजा। डर के मारे वह अपने कपड़े उतारता है और पाता है कि उसकी रीढ़ बदल रही है। वह बाथटब में बैठकर खुद को रगड़ने लगता है, मानो म्यूटेशन को धोकर निकालना चाहता हो। इस बीच फ्रैंकलिन स्टोर पर जाकर ट्रैक के लिए सामान खरीद रहा है। जूलिया उसके पास आती है और बताती है कि जेंडर मेरी ने खोज बंद कर दी है और सेना ने कमान संभाल ली है। उनकी बातचीत अचानक एक चीख से टूट जाती है। वे दौड़कर उस ओर जाते हैं और पाते हैं कि म्यूटेटेड जीव स्टोर में घुस गए हैं। फ्रैंकलिन को उम्मीद होती है कि शायद उनमें से एक अमीलिया हो, लेकिन वे दूसरे जीव होते हैं। जीवों को पकड़ने के बाद जूलिया फ्रैंकलिन को चेतावनी देती है कि अब जंगल में जाना मना है। अगली सुबह माइल्स अपने पिता की आवाज सुनकर उठता है। वह अपने हाथों और रीढ़ को महसूस करता है, जो अब और भी बदल चुके हैं। उसके विचार नैन्सी के एक मैसेज से टूटते हैं जो उसे पार्टी में आने के लिए कहती है। माइल्स बाहर निकलता है और टेबल पर फैले गियर को देखता है। नाश्ते के दौरान वह अपने पिता से पूछता है कि यह सब किस लिए है। फ्रैंकलिन बताता है कि वे सप्ताहांत में अमेलिया को ढूंढने जा रहे हैं। माइल्स नाराज होकर पार्टी का जिक्र करता है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे मना कर देता है। हालांकि माइल्स की प्रतिक्रिया देखकर वह झुक जाता है। शुक्रवार को माइल्स पार्टी में जाता है। बाहर निकलकर वह अपने दोस्तों के साथ बैठता है। वे म्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। अचानक माइल्स को बुरा महसूस होता है। नैन्सी उसे एक गोली देती है, लेकिन माइल्स उसे उसके हाथ से चाट लेता है। सहपाठी हंसते हैं, लेकिन माइल्स डर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। अगली सुबह माइल्स एक झील के किनारे उठता है। उसे रात की कोई याद नहीं है। वह घर लौटता है और बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारता है। वह अपनी पीठ को देखता है और मुंह से पंख निकालता है। फ्रैंकलिन और माइल्स अमीलिया को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। रास्ते में माइल्स अपने पिता से पूछता है कि क्या उसे एमिलिया के बदलाव से घृणा हुई थी। फ्रैंकलिन कहता है कि उसे कभी घृणा नहीं हुई। अमीलिया बस बदल रही थी, लेकिन वह अभी भी उसकी पत्नी थी। माइल्स अपनी गलती के लिए खुद को दोषी मानता है, क्योंकि अमीलिया उसकी रक्षा करते हुए पकड़ी गई थी। फ्रैंकलिन उसे दोष नहीं देता। रात होने पर वे कार में सो जाते हैं। सुबह माइल्स अपने पंजों को और बढ़ा हुआ पाता है। अचानक उनका कुत्ता अल्बर्ट जंगल में भाग जाता है। माइल्स उसका पीछा करता है और एक जीव को पेड़ पर बैठा देखता है। तभी एक और जीव उस पर हमला कर देता है। फ्रैंकलिन आकर उसे बचाता है और कार में ले जाता है। वह माइल्स को अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन माइल्स मना कर देता है क्योंकि डॉक्टर उसके म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं। रास्ते में उन्हें घोड़ों का एक समूह दिखाई देता है। जूलिया उनसे मिलती है और बताती है कि म्यूटेंट्स ने अस्तबल हमला किया है। वह माइल्स के घाव के बारे में पूछती है, लेकिन माइल्स झूठ बोलता है कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। अगले दिन स्कूल में माइल्स को फेरेट्स के पिंजरे से ध्यान भटकता है। नैन्सी उससे बात करती है और उसे अपने घर आने का निमंत्रण देती है। नैन्सी के घर में माइल्स फ्रिज में एक मरे हुए पक्षी को देखता है। नैन्सी बताती है कि वह उसे जानवरों के लिए दान करेगी। माइल्स नदी पर जाकर मछली पकड़ता है और उसे कच्चा ही खा जाता है। वह फिक्स से मिलता है, जो उड़ने की कोशिश कर रहा है। माइल्स उसे एक सुरक्षित जगह दिखाता है जहां वह प्रैक्टिस कर सकता है। फ्रैंकलिन और जूलिया अमीलिया को ढूंढने निकलते हैं। वे माइल्स की साइकिल को झाड़ियों में पाते हैं। घर लौटकर फ्रैंकलिन बाथरूम में फर और पंजे के टुकड़े ढूंढ लेता है। वह माइल्स से सवाल करता है, लेकिन माइल्स कुछ नहीं बताता। फ्रैंकलिन उसे गले लगाता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ है। माइल्स की म्यूटेशन की प्रक्रिया तेज हो रही है। वह नैन्सी के साथ समय बिताता है, जो उसके बदलाव को स्वीकार कर लेती है।
हालांकि स्कूल में एक लड़का माइल्स को परेशान करता है और उसके म्यूटेशन का पता लगा लेता है। माइल्स उस पर हमला कर देता है और भाग जाता है। फ्रैंकलिन माइल्स को ढूंढने निकलता है। माइल्स जंगल में भागता है, लेकिन फिक्स उसकी मदद करने आता है। फिक्स शिकारियों को रोकते हुए मारा जाता है। माइल्स उसे छोड़कर भाग जाता है। अगली सुबह माइल्स फिक्स के घोंसले में जाता है और उसे कंबल से ढक देता है। माइल्स को पकड़ लिया जाता है। फ्रैंकलिन माइल्स को लेने जेंडरमेरी पहुंचता है। माइल्स झूठ बोलता है कि वह जंगल में खो गया था। हालांकि जब वह कागज पर साइन करने की कोशिश करता है तो उसका जानवर वाला स्वभाव सामने आ जाता है। फ्रैंकलिन एक जेंडरमे को बेहोश कर देता है और माइल्स को लेकर भाग जाता है। कार में माइल्स अपने पिता से पूछता है कि क्या वह उसे सेंटर में मिलने आएगा। फ्रैंकलिन कहता है कि कोई सेंटर नहीं होगा। वह माइल्स को जंगल में छोड़ देता है और उसे आजादी देता है। माइल्स जंगल में दौड़ता है और एक जंगली चीख मारता है। क्या आपको लगता है कि इंसानियत उन चीजों को नष्ट कर देती है जो उसकी समझ से बाहर होती हैं? कमेंट में अपने विचार शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।